प्यारे बच्चों नमस्कार। कॉलेज मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले इस टॉपिक का नाम है सब ग्रुप। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप को स्टार्ट किया था, ठीक है। और ग्रुप को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बताया था कि कोई भी जो ऑपरेशन होता है किसी नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन कब बनेगा या उस ऑपरेशन को उस नॉन एम्प्टी सेट के रिस्पेक्ट में बाइनरी बनने के लिए किन किन कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये भी हम सीख चुके हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि बाइनरी ऑपरेशन की जो पोस्टुलेट्स होती हैं, जिनको हम प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, आप जिनको एग्जाम्स भी कह सकते हो, वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं बाइनरी ऑपरेशन की, ठीक है। तो हमने जो मेन प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो 4 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड हमारे पास थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथी हमारे पास थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर हमने ये भी सीखा था कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देता है, कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज़ को, क्लोजर प्रॉपर्टी को, एसोसिएटिव को, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो वो जो नॉन एम्प्टी सेट होगा उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बन जाता है, ठीक है। और वही ग्रुप एबिलियन ग्रुप बन जाएगा अगर वो ग्रुप एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, जिस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव ग्रुप। तो इतना हमने कुछ किया था लास्ट वाले लेक्चर में और एक दो हमने रैंडम क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश की थी। तो हम उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और उस सीक्वेंस में अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास एक नया टॉपिक निकल के आता है, जिस टॉपिक को हम कहते हैं सब ग्रुप। तो आज हमने पढ़ना है सब ग्रुप के बारे में। यहाँ पे सब ग्रुप क्या होता है और सब ग्रुप होने के लिए या किसी भी ग्रुप को सब ग्रुप होने के लिए, या अगर मैं ये कहूँ कि किसी भी सबसेट को सब ग्रुप होने के लिए किस किस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तो ये आज हम इसमें वीडियो में सीखेंगे। बेसिकली आप यहाँ पे ग्रुप को पढ़ चुके हो, ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन को भी पढ़ चुके हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट G, मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा G और उसने इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये जो मेरे पास ग्रुप है, ये जो मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है G और ये जो ऑपरेशन O है, ये जो ऑपरेशन O है ये इस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है और ये इस नॉन एम्प्टी सेट ने इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया है। किन चारों प्रॉपर्टीज़ को? हमारे पास 4 प्रॉपर्टी जो होती हैं, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, और सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथी जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है वो होती है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ पे ये जो नॉन एम्प्टी सेट मेरे पास है, इसने क्या किया, इस बाइनरी ऑपरेशन O के रिस्पेक्ट में इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया होगा। तो ये जो G है ये क्या बन चुका है, ग्रुप। और अगर ये पांचवी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर देगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, तो फिर ये G बनता है एबिलियन ग्रुप। तो इतना तो हमने पढ़ा हुआ है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहीं पर एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेने वाला हूँ H। मतलब कि मैंने क्या किया, G तो पहले से ग्रुप है, H को मैंने सबसेट लिया। H क्या है, H एक सबसेट है, लेकिन H भी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। H जो है एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, G का। तो ये जो H है, अगर ये H इसी सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे, कौन कौन सी चारों को, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। अगर ये जो H है, ये H कौन है, ये H एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, G का। अगर ये H इसी सेम ऑपरेशन, इसी सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दे, तो ये जो H होगा ये अपने आप में तो एक बनेगा ग्रुप, लेकिन ये G का बनेगा सब ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, अगर कोई भी ग्रुप आपके पास है, G जो है O के रिस्पेक्ट में, O जो है G के ऊपर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, और G मेरे पास एक ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि उसने उन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रखा है। तो मैंने क्या किया, मैंने H एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया, मैंने H एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया किसका, G का। और H ने क्या किया, H ने उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, मतलब कि जिस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में G एक ग्रुप बना होगा, उसी सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में H ने भी उन्हीं चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया है। तो ये जो H मेरे पास बनेगा, ये मेरे पास काम करेगा सब ग्रुप का। और ये जो H सब ग्रुप बना है ये भी अपने आप में ग्रुप है,
क्योंकि इसने भी उन्हीं ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया है, जिन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करके कोई भी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ग्रुप बनता है। ठीक है, तो किसी भी सबसेट को सब ग्रुप आप तभी बोलोगे जब कोई सबसेट अपने सेट के उसी सेम बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उन सभी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। तो जो मेरे पास यहाँ पे H बनेगा वो G के लिए काम करेगा सब ग्रुप का। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन हो सकती है सब ग्रुप की। ठीक है, तो सब ग्रुप के लिए आपके सबसे पहले कोई एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, वो किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप होगा, उसका कोई आप सबसेट लोगे H, वो उस सबसेट को भी उसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में उन्हीं चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो जो वो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा वो किसका काम करेगा, वो काम करेगा सब ग्रुप का। अब मैं यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो चलो हमारे पास डेफिनेशन हो गई सब ग्रुप की। ठीक है, सब ग्रुप की डेफिनेशन यही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दो थ्योरम्स के ऊपर डिस्कशन करने वाला हूँ, और वो थ्योरम्स हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स इन दो थ्योरम्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। अगर आपने इन दो थ्योरम्स को अच्छे से समझ लिया तो आपको उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में बहुत अच्छी खासी मदद मिलेगी। सो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ दो यहाँ पे थ्योरम्स, छोटी छोटी थ्योरम्स। यहाँ पे जो फर्स्ट थ्योरम मेरे पास रहेगी उसमें मुझे कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला काम करना होगा। ठीक है, जो पहली थ्योरम मेरे पास है, यहाँ पे मेरे पास है ए नॉन एम्प्टी सबसेट, a non-empty subset of a group G, a non-empty subset of a group G, a non-empty subset। बेसिकली आप यहाँ पे ये बोलो कि a non-empty subset, उस सबसेट का नाम क्या होगा H, a non-empty subset H of a group G is a subgroup if and only if ये तभी हो पाएगा अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो, लेट A belongs to H, B belongs to H, this implies that AB belongs to H। ठीक है, this implies that AB belongs to H। और जो सेकंड आपके पास कंडीशन रहेगी, जो आपके पास सेकंड कंडीशन रहेगी वो ये होगी कि for every A belongs to H, this implies that जो A का इन्वर्स होगा वो किस में होगा, वो H में होगा। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट की जो इस थ्योरम की जो मेरे पास स्टेटमेंट रहेगी वो ये रहेगी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा H मेरे पास कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, किस ग्रुप का, ग्रुप G का। तो इस नॉन एम्प्टी सबसेट H को मैं सब ग्रुप बोलूँगा, किसका सब ग्रुप बोलूँगा, G का, अगर ये इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है, आपके पास नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन का क्या मतलब होता है कि आप पहले तो पहली कंडीशन में आप ये लेट करके चलोगे कि जो H जो है वो सब ग्रुप है G का, और ये गिवन मानते हुए, मतलब कि ये एज्यूम करते हुए कि जो H है वो G का सब ग्रुप है, तो आप इन दोनों कंडीशन को प्रूव करके दिखाओगे। तो ये तो आपकी होगी नेसेसरी कंडीशन। और जब आप सफिशिएंट कंडीशन के लिए काम करोगे, सफिशिएंट कंडीशन में काम हो जाएगा उल्टा। सफिशिएंट कंडीशन में इन दोनों कंडीशन को आपको एज्यूम करना पड़ेगा और आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है किसी ग्रुप G का, वो बनेगा सब ग्रुप। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन के ऊपर बात करने वाला हूँ। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे नेसेसरी कंडीशन पे। सो नेसेसरी कंडीशन में, कंडीशन जो मेरे पास नेसेसरी वाली रहेगी, इस नेसेसरी कंडीशन में मैं ये लेट करके चलूँगा कि मेरे पास जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है वो क्या है, एक सब ग्रुप है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिंस जो H होगा वो एक क्या है, वो सब ग्रुप है। ठीक है, तो ये मैंने लेट कर लिया, ये मैंने एज्यूम कर लिया कि जो मेरे पास H है वो मेरे पास क्या एक सब ग्रुप होगा, और मुझे प्रूव करके दिखाना। अब मुझे इन दोनों कंडीशन को प्रूव करना है।
अब आप यहाँ पे देखो, ये जो थ्योरम्स हैं इसमें आपको कैलकुलेशन इतनी नहीं करनी होती, बस आपको देखने का नज़रिया चाहिए, आपको देखने का तरीका आना चाहिए, बस आपको थोड़ा सा माइंड के साथ प्रैक्टिकली काम करना है। इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। मुझे क्या करना है, H मैंने लेट कर लिया, H क्या है, सब ग्रुप है। तो अगर H कोई सब ग्रुप है, अब कोई भी सब ग्रुप होगा वो अपने आप में तो ग्रुप ही होता है। अब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप तो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि चारों प्रॉपर्टीज उस ग्रुप के अंदर इंक्लूड होती है। अगर H कोई सब ग्रुप होगा तो H भी उन्हीं चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब H जो है अगर उन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो उन चारों प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर मैं अपनी फर्स्ट कंडीशन को ध्यान से देखूं तो वो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। ऑलरेडी प्रूव कैसे हो चुकी है, क्योंकि H क्या है, एक सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है, मतलब H क्या है, H एक ग्रुप हो गया। और H अगर ग्रुप होगा तो H जो है क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा, H जो है क्लोजर वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे इट इज़ ऑब्वियस दैट, इट इज़ ऑब्वियस, ये तो ऑब्वियस है, इसमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इट इज़ ऑब्वियस दैट, इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ़ A बिलोंग्स टू H, इफ़ A बिलोंग्स टू H, अगर A H में होगा और B H में होगा, दिस इम्प्लाइज दैट, ऑब्वियस है A भी तो आपका H में ही जाएगा। अगर A H में है, B भी H में है, तो A और B बेसिकली यहाँ पे हम किस ऑपरेशन की बात करें, हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, आप यहाँ पे ये लेट करके चल सकते हो। A H में होगा, B H में होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से A और B के ऊपर जो भी ऑपरेशन लगेगा, आप यहाँ पे एज्यूम कर लो मल्टीप्लिकेशन हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो A और B का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो H में जाएगा, क्योंकि H कैसा है, ग्रुप है, और ग्रुप में क्लोजर लॉ तो सेटिस्फाई होता ही है। तो A अगर H में होगा, B H में होगा, तो A भी किस में जाएगा, H में जाएगा। तो ये ऑब्वियस हो गया कि जो पहली कंडीशन है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो चुकी है, क्योंकि H जो है वो मेरे लिए किसका काम कर रहा है, ग्रुप का। सेकेंड जो कंडीशन है, आप ये जानते हो कि H आपके पास सब ग्रुप है, सब ग्रुप है मतलब ये उन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, और चारों प्रॉपर्टीज़ में एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स वाली। अगर मैं सेकंड कंडीशन को ध्यान से देखूं कि सभी जितने भी A H से निकलेंगे तो उनका इनवर्स भी H में होगा, तो इसमें भी आपको कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, आप यहाँ पे सेम वही लिखोगे, इट इज़ ऑब्वियस दैट कि अगर A H से बिलोंग करेगा उसका इनवर्स भी कहाँ पे, H में होगा, क्योंकि H मेरे पास क्या है, H मेरे पास है सब ग्रुप। तो यहाँ पे आप लिखोगे सिमिलरली it is obvious that similarly it is obvious that for every A belongs to H, जितने भी A H से बिलोंग करेंगे तो उनका इन्वर्स तो H में होगा ही होगा, क्योंकि H मेरे पास क्या है, H मेरे पास है सब ग्रुप। तो ये मेरे पास यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन हो जाती है, मतलब कि यहाँ पे मैंने लेट किया, मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि जो H है वो सब ग्रुप है, किसका सब ग्रुप है, G का सब ग्रुप है, और मैंने इन दोनों कंडीशन को प्रूव करके दिखा दिया। तो जो मेरी नेसेसरी कंडीशन है वो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं चलने वाला हूँ सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर। अब सफिशिएंट कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, सफिशिएंट कंडीशन में मुझे थोड़ा सा उल्टा काम करना होगा। सफिशिएंट कंडीशन में मुझे इन दोनों कंडीशन को एज्यूम करना होगा कि ये दोनों कंडीशन मेरे लिए गिवन कंडीशन का काम करेंगी, और मुझे प्रूव करके दिखाना होगा कि जो H जो है वो मेरे पास सब ग्रुप है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर इन दोनों कंडीशन को मैं एज्यूम कर लेता हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे H को दिखाना पड़ेगा सब ग्रुप। और सब ग्रुप H कैसे बनेगा, H सब ग्रुप तभी बनेगा जब H उन्हीं चारों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता होगा। और पहली प्रॉपर्टी मेरे पास कौन सी है, पहली प्रॉपर्टी मेरे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है अगर मैं H को सब ग्रुप दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करूँ तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि A H में होगा, B H में होगा, तो A और B कहाँ पे जाएगा, H में जाएगा। तो बाई फर्स्ट कंडीशन क्लोजर लॉ इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आप यहाँ पे लिखोगे बाय फर्स्ट कंडीशन, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका क्लोजर लॉ है तो वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रखा है। क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, तो आपको क्लोजर में कुछ अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह अगर मैं इन्वर्स की बात करता हूँ तो सेकंड प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, जो आपको सेकंड गिवन है। मान लीजिए फर्स्ट में तो क्लोजर ऑलरेडी आपका प्रूव हो चुका है, सेकंड में सभी जितने भी एलिमेंट A निकलेंगे H से तो उनका इन्वर्स भी H में होगा, तो मतलब कि यहाँ से इन्वर्स की कंडीशन भी ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई। तो बाई सेकंड कंडीशन से आपका जो है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी यहाँ पे प्रूव हो गया। तो यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स आपका चलेगा वो भी ऑलरेडी हो चुका है प्रूव,
इसका मतलब ये हुआ हमें सिर्फ बाकी बची हुई दो प्रॉपर्टी के ऊपर बात करनी है। और दो प्रॉपर्टी हमारे पास कौन कौन सी बची, एक तो हमारे पास बची एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एक हमारे पास बचेगी कौन सी प्रॉपर्टी, हमारे पास बचेगी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो अगर मैं एसोसिएटिव की बात करता हूँ, अब मुझे क्या करना है, एच को सब ग्रुप दिखाने के लिए मुझे एसोसिएटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, जी आपके पास क्या है, ग्रुप है। तो अगर जी ग्रुप है तो उस जी के लिए तो एसोसिएटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई होगी, तभी वो ग्रुप बना होगा। अब जी के अंदर जो एलिमेंट है बेसिकली वही एलिमेंट एच के अंदर है, क्योंकि जो एच है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, जी का। तो एच के अंदर जो एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट, एच के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट जी वाले ही होंगे, और जी के जितने भी एलिमेंट हैं वो तो एसोसिएटिव वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे। इसका मतलब जो एलिमेंट जी से एच में आए होंगे वो भी ऑलरेडी इस एसोसिएटिव वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब आप यहाँ पे लिखोगे इट इज़ ऑब्वियस दैट जो एसोसिएटिव कंडीशन है वो भी होल्ड हो जाती है किसके लिए, फॉर नॉन एम्प्टी सबसेट एच के लिए। तो यहाँ पे भी आपको कुछ खास करके नहीं दिखाना, ठीक है। तो जो आपका एसोसिएटिव लॉ बनेगा, जो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। तो जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई सेटिस्फाई, क्योंकि जो एच है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, जी का, और जी कौन है, ग्रुप है। तो जी के अंदर जो एलिमेंट होंगे वही एलिमेंट मुझे एच के अंदर मिले होंगे, तो उन एलिमेंट ने एसोसिएटिव वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया होगा फॉर ग्रुप जी के लिए। तो जब वो एलिमेंट के लिए काम करेंगे, एच के एलिमेंट के लिए काम करेंगे, तो वहाँ पे भी वो एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हो चुकी है प्रूव। अब हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी बचती है, कौन से वाली, वो बचती है हमारी आइडेंटिटी वाली, ठीक है। सो आइडेंटिटी अगर ये हो जाता है तो जो मेरा एच बनेगा, जो मेरा एच बनेगा वो मेरा बन जाएगा क्या, वो मेरा बन जाएगा सब ग्रुप। तो जो चौथी प्रॉपर्टी मेरे पास हो गई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब मुझे उसके ऊपर बात करनी है। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा गिवन कंडीशन में। तो गिवन कंडीशन पहले आपके पास क्या है कि अगर ए एच में होगा, बी एच में होगा, तो ए बी एच में, मतलब उन दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट एच में जाएगा। सेकंड ये है कि अगर ए एच में है तो ए इनवर्स कहाँ पे जाएगा, एच में। तो मैं यहाँ पे ये लेना चाहता हूँ कि बाय सेकंड कंडीशन में आपने ये बोला है, सेकंड कंडीशन में आपने ये बोला है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच, जितने भी ए एच से बिलोंग करते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स कहाँ पे जाएगा, ए इनवर्स जाएगा एच में। ए इनवर्स कहाँ पे जाएगा, एच में। ए इनवर्स कहाँ पे जाएगा, एच में जाएगा। अगर ए इनवर्स एच में जाएगा तो बाय फर्स्ट कंडीशन से क्या होगा, बाय फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, बाय फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि अगर दो एलिमेंट एच में होंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन कहाँ जाएगा, एच में जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे एक तो ए लिया एच से, एक तो मैंने ए कहाँ से लिया, एच से लिया, और एक ए इनवर्स ऊपर वाली कंडीशन में कहाँ निकल चुका है, एच में। मतलब कि ए मैंने एच से लिया और ए इनवर्स भी सेकंड कंडीशन से कहाँ पे है, एच में है। तो बाय फर्स्ट कंडीशन में क्या कहते हैं कि अगर दो एलिमेंट एच में हो तो ये दोनों ही एलिमेंट एच में है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कहाँ जाना चाहिए, एच में जाना चाहिए। तो जैसे ही मैंने ए और ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन किया तो वो भी कहाँ पे चला गया, वो एच में चला गया। और ए इनवर्स का जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा ई। तो ई किस में चला गया, ई चला गया एच में। और ई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो एच ने कंटेन कर लिया किस एलिमेंट को, आइडेंटिटी एलिमेंट को। इसका मतलब ये हुआ कि जो एच था जिसको हम नॉन एम्प्टी सेट बोलते थे जी का, उसने क्या किया, उसने चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया। उसने क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर दिया, उसने एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को भी सेटिस्फाई किया, उसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई किया, और यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एच है ये हमारे लिए काम करेगा सब ग्रुप का, ठीक है, क्योंकि इसने चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर दिया। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो जो हमारे पास एच होगा, जो हमारे पास एच होगा ये क्या होगा, इज़ ए सब ग्रुप, और ये किसका सब ग्रुप होगा, ये सब ग्रुप होगा जी का। तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी थ्योरम को कंप्लीट किया। बेसिकली ये जो हमारी जो सीरीज़ है वो अलजेब्रा की,
इसके अंदर थोड़ी सी जो आपका जो है कैलकुलेशन का काम कम होता है, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप कुछ थ्योरम के साथ डील करोगे या फिर आप कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ डील करोगे तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन करने के बजाय थोड़ा सा आपको देखने का नज़रिया आपका सही होना चाहिए, ताकि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को फेस कर सको। तो ये हमने थ्योरम कंप्लीट की, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व करवाने में बड़ी मदद देगी। नेक्स्ट थ्योरम पे मैं मूव करूँगा। नेक्स्ट थ्योरम मेरे पास कुछ इस तरह से होगी, उसमें भी मुझे कुछ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर ही बात करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास है उस थ्योरम की जो स्टेटमेंट रहेगी, ए नॉन एम्प्टी सबसेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा H किसका, G का। ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ G इज ए सब ग्रुप, ये सब ग्रुप होगा इफ आई डबल एफ का मतलब इफ एंड ओनली इफ ए बिलोंग्स टू H, अगर ए H में हो, इफ ए बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H, A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाइज दैट जो ए बी इनवर्स होगा वो H में होगा, वेयर जो B इनवर्स है वो इनवर्स का काम करेगा, किसके लिए, वो इनवर्स का काम करेगा A के लिए, ठीक है। वेयर B इनवर्स इज इनवर्स ऑफ A, जो मेरे लिए जो B इनवर्स है वो काम करेगा इनवर्स का, किसके इनवर्स का काम करेगा, वो A के इनवर्स का काम करेगा। तो बेसिकली ये मेरे पास कुछ स्टेटमेंट है थ्योरम की, इसमें कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है H किसका, G का। तो ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट H है G का, वो सब ग्रुप तभी बनेगा अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि A भी H में हो, B भी H में हो, तो A B इनवर्स जाना चाहिए H में, और जो B इनवर्स है वो A के लिए इनवर्स का काम करेगा, ठीक है। जो B इनवर्स है, सॉरी यहाँ पे जो B इनवर्स है वो B का इनवर्स है, यहाँ पे जो B इनवर्स है वो B का इनवर्स है, ठीक है। सो इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे फिर वही नेसेसरी सफिशिएंट वाला कंडीशन वाला फंडा मुझे अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये पहली नेसेसरी कंडीशन में लेट करके चलूँगा कि जो H है वो सब ग्रुप बनेगा, और मैं प्रूव करके दिखाऊँगा कि अगर A H में होगा, B H में होगा तो A B इनवर्स H में जाएगा। फिर सफिशिएंट कंडीशन में मैं लेट करूँगा कि A H में होगा, B H में होगा, मतलब कि A B इनवर्स H में होगा। फिर मैं ये प्रूव करके दिखाऊँगा सफिशिएंट कंडीशन में कि जो नॉन एम्प्टी सबसेट H होगा वो सब ग्रुप बनेगा, किसका, G का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नेसेसरी कंडीशन के ऊपर बात करने वाला हूँ। सो नेसेसरी कंडीशन के अंदर हमें गिवन क्या है, नेसेसरी कंडीशन के अंदर हमें गिवन ये है कि जो हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट H है वो क्या है, वो एक सब ग्रुप है। सो आप यहाँ पे लिखोगे इट इज़ गिवन दैट, और ये कंडीशन हमारी है नेसेसरी, ठीक है, ये हमारी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में इट इज़ गिवन दैट जो H है वो एक क्या है, H इज़ ए सब ग्रुप। H मेरे पास क्या है, H मेरे पास है एक सब ग्रुप। तो यहाँ पे आप ये बताओ, H एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप भी अपने आप में ग्रुप होते हैं, और ग्रुप कोई भी सेट कब बनेगा, जब वो चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर H सब ग्रुप है, H ने भी चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया होगा, तो अगर इसको मैं गिवन लेट करता हूँ, अगर मैं ये मानता हूँ कि H सब ग्रुप है और मुझे प्रूव करना है कि A H में है, B H में है, तो A B इनवर्स H में होगा, तो आप ये बोल सकते हो इट इज़ गिवन दैट H इज सब ग्रुप। सो इफ अगर B H में होगा, अगर B H में होगा तो B इनवर्स भी कहाँ होगा, H में होगा, क्योंकि H क्या है, सब ग्रुप है। अगर H सब ग्रुप है तो उसमें इनवर्स एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा, तो अगर B H में होगा तो जो B का इनवर्स है वो भी H में होगा, ठीक है, क्योंकि H क्या है, H एक सब ग्रुप है। और फिर मैं ये बोल सकता हूँ अगर H सब ग्रुप है तो बाय क्लोजर लॉ से क्या होगा, अगर H सब ग्रुप है बाय क्लोजर लॉ से क्या होगा, बाय क्लोजर लॉ से ये होगा कि इफ़ अगर आपका A H में होगा, क्लोजर लॉ से ये हो जाएगा बाय क्लोजर लॉ, अगर A H में होगा
और B इनवर्स भी H में होगा, दिस इम्प्लाइज दैट इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, वो चला जाएगा H में, क्योंकि A मैंने H से लिया और B इनवर्स एग्जिस्ट कर चुका है H के अंदर, मतलब कि B का इनवर्स H में है तो B इनवर्स H में है। तो क्लोजर लॉ क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट H के अंदर बिलोंग करते हैं तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी किस में जाएगा, वो भी H में जाएगा, क्योंकि H क्या है, सब ग्रुप, और सब ग्रुप जो है वो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है। मतलब कि हम नेसेसरी कंडीशन को प्रूव कर चुके हैं। नेसेसरी कंडीशन में हमने H को सब ग्रुप माना था और H को सब ग्रुप मानते हुए हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारी नेसेसरी कंडीशन हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं सफिशिएंट कंडीशन के ऊपर। जो हमारी सफिशिएंट कंडीशन रहेगी, सफिशिएंट कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, थोड़ा सा उल्टा काम करना है। उसमें हम एज्यूम करके चलेंगे, लेट कि हमारा A H में होगा, हमारा B H में होगा। दिस इम्प्लाइज दैट जो A B इनवर्स होगा वो किस में होगा, वो H में होगा। और हमें प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट हमें प्रूव करके दिखाना होगा कि जो हमारा H होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास बनेगा सब ग्रुप। तो सब ग्रुप दिखाने के लिए किसी भी सेट को सब ग्रुप या किसी भी सबसेट को सब ग्रुप दिखाने के लिए मुझे उन्हीं चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आइडेंटिटी की बात कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। तो अगर मैं बात करता हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आप किस तरह से करोगे, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, लेट A बिलोंग्स टू H, A H में होगा। A मेरे पास कहाँ है, A मेरे पास है H में, और अगर A H में होगा, अब देखो H को मुझे दिखाना है सब ग्रुप। तो सबसे पहले मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। तो आइडेंटिटी के लिए E कहाँ पे जाना चाहिए, E जाना चाहिए H में। E कहाँ पे जाना चाहिए, E मेरे पास जाना चाहिए H में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ A बिलोंग्स टू H एंड A बिलोंग्स टू H, दिस इम्प्लाई। अब मैंने इसी को दो बार लिखा, A बिलोंग्स टू H एंड A बिलोंग्स टू H। अब मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि गिवन कंडीशन क्या कहती है, गिवन कंडीशन कहती है कि अगर A H में हो और B H में हो, मतलब कि दो एलिमेंट H से बिलोंग करते हो, तो जो पहला एलिमेंट होगा उसका मल्टीप्लिकेशन अगले वाले एलिमेंट के इन्वर्स के साथ होके वो जाएगा H के अंदर। इसी तरह अगर यहाँ पे पहला एलिमेंट A है वो H में है, अगला एलिमेंट A H में होगा, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पहला एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा H के अंदर। मतलब कि A का मल्टीप्लिकेशन हो गया A के इन्वर्स के साथ गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो A इंटू A इन्वर्स कहाँ पे जा चुका है, H के अंदर। सो अगर A इंटू A इन्वर्स H के अंदर जा चुका है तो A इंटू A इन्वर्स किसके बराबर होता है, E के बराबर। तो E किस में चला गया, H में चला गया। मतलब कि H के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर चुका है किसके लिए, H के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी यहाँ पे इन्वर्स वाले। सो इन्वर्स वाली तो यहाँ पे बिल्कुल आपके लिए सेम रहेगी। इन्वर्स वाले में आपको कुछ खास नहीं करना। सेकेंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी इन्वर्स वाली। सो इन्वर्स वाली के लिए मैंने क्या किया, लेट E बिलोंग्स टू H। E मेरे पास H में है, वो तो मैं प्रूव कर चुका हूँ आइडेंटिटी के लिए। E H में है और मैंने एक एलिमेंट लिया A H से, ठीक है। E H में है, A H में है, तो इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग पहला एलिमेंट मैंने कौन सा लिया, E। पहला एलिमेंट मैंने कौन सा लिया, E। अगला एलिमेंट मैंने कौन सा लिया, A। तो इस गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग बाय गिवन कंडीशन से क्या होगा, गिवन कंडीशन से ये होगा कि जो E A इन्वर्स होगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा H में। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहला एलिमेंट E है, अगला एलिमेंट कौन है, A। तो E A इन्वर्स जाएगा किस में, H में। तो E A इन्वर्स कहाँ पे चला गया, E A इन्वर्स चला गया H में। और अगर E A इन्वर्स H में चला गया तो A इन्वर्स को E से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो A इन्वर्स होगा वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा H में। तो अगर A इन्वर्स H में चला गया तो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि जो H है वो हर एक एलिमेंट के इन्वर्स एलिमेंट को पजेस करेगा। मतलब कि H के अंदर इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा।
तो यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स भी कंप्लीट हो चुका है और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्लोजर लॉ की। ठीक है, क्लोजर लॉ किस तरीके से सेटिस्फाई होगा। क्लोजर लॉ के लिए भी मुझे गिवन कंडीशन का ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सो थर्ड मेरे पास प्रॉपर्टी आती है क्लोजर लॉ। सो क्लोजर लॉ के लिए मैंने क्या किया, क्लोजर लॉ के लिए लेट बी बिलोंग्स टू एच, बी एच में है। ठीक है, बी एच में है, दिस इम्प्लाइज दैट बी इनवर्स भी एच में होगा, क्योंकि अभी अभी ऊपर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आप कंप्लीट कर चुके हो। आपने ये बोला है कि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि एच जो है हर एक एलिमेंट के इनवर्स एलिमेंट को एग्जिस्ट अपने अंदर पजेस करेगा, अपने अंदर कंटेन करेगा, तो अगर बी एच से बिलोंग करेगा तो बी का इनवर्स भी एच में होगा। और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग बाय गिवन कंडीशन इफ, गिवन कंडीशन इफ अगर ए एच में हो और बी इनवर्स एच में हो, दिस इम्प्लाइज दैट अगर पहला एलिमेंट ए हो और अगला एलिमेंट बी इनवर्स हो, तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी इनवर्स का इनवर्स किस में जाएगा, ये जाएगा एच में। गिवन कंडीशन क्या थी, गिवन कंडीशन ये थी कि गिवन कंडीशन मेरे पास कुछ इस तरह से थी कि अगर ए एच में हो बी एच में हो, तो दिस इम्प्लाइज दैट जो ए बी इनवर्स होगा, जो मेरे पास ए बी इनवर्स होगा वो कहाँ पे जाना चाहिए, वो एच में जाना चाहिए। वो किस में जाना चाहिए, वो जाना चाहिए एच में। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट मेरे पास कौन है, ए, अगला एलिमेंट कौन है, बी इनवर्स। तो पहले एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन अगले वाले एलिमेंट के इनवर्स के साथ। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट कौन है, ए, अगला एलिमेंट कौन है, बी इनवर्स। तो पहले वाले एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो अगले वाले एलिमेंट के इनवर्स के साथ होगा। तो मुझे ए का मल्टीप्लिकेशन करना है बी इनवर्स के इनवर्स के साथ। तो जब आप किसी इनवर्स का इनवर्स निकालोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बी। आपको वापस क्या मिलेगा, आपको वापस मिलेगा बी। तो ए बी किस में बिलोंग कर जाएगा, ए बी आपका बिलोंग कर जाएगा एच में। और ये सेटिस्फाई हो चुका है क्लोजर लॉ। ठीक है, क्योंकि दो एलिमेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में जा चुका है, एच में। तो आपका क्या हो चुका है, यहाँ पे आपका क्लोजर लॉ हो गया है सेटिस्फाई। और अगर मैं फोर्थ लास्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ एसोसिएटिव, तो उसमें आपको कुछ खास करके नहीं दिखाना, क्योंकि आप ये बोल रहे हो कि जो H है वो सबसेट किसका है, G का, और G अपने आप में ग्रुप है। अब G ग्रुप तभी बना होगा जब उसके एलिमेंट ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया होगा। अब जो H नॉन एम्प्टी सबसेट है जो G का है, उसके अंदर भी एलिमेंट G वाले ही होंगे, मतलब कि H के अंदर जो एलिमेंट है वो G वाले एलिमेंट ही होंगे। तो H के एलिमेंट भी उस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है। ठीक है, इट इज ऑब्वियस दैट ठीक है, ये ऑब्वियस है, इसमें आपको कुछ खास कैलकुलेशन नहीं करनी। जो आपका जो है एसोसिएट है वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। ठीक है, तो ये आपके पास सेटिस्फाई हो चुकी है, इसमें कुछ खास नहीं किया। तो यहाँ पे हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन को समझा और दो हमने छोटी छोटी थ्योरम की। इन थ्योरम के बेस पे आप अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ नई चीज़ें लेकर के आएंगे जो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड होंगी। तब तक के लिए आई विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।